विकास के नाम पर आईना दिखाने का काम वे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार नहीं 4-4 बार अवसर मिलने के बाद भी प्रदेश के अंदर विकास की किसी ठोस योजना को लेकर के वे आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने पहले भी कहा, इनका विकास का मॉडल क्या था? परिवारवादी था, तुष्टीकरण का था, दंगाइयों को पल्वित और पोषित करने का था। यही तो प्रदेश के अंदर होता था। और जहां पर इन्होंने प्रयास भी किया, किस प्रकार की स्थिति है, 3 उदाहरण मात्र, उसके बहुत अच्छे ढंग से अब कोई भी समझ सकता है। पहला है जेपीएनआईसी, यानी देश के अंदर दोषी स्वाधीनता आंदोलन के रूप में इमरजेंसी के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश की धरा पर जन्मे थे। और यह हमारी सरकार को इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि जेपी की अंतिम इच्छा का सम्मान हमारी सरकार ने किया है। उनकी जन्मभूमि पर हॉस्पिटल निर्माण के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो उनकी इच्छा थी, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकार ने किया है। और मुझे इस बात का गौरव की अनुभूति होती है कि मुझे 2-2 बार उस जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जेपी के नाम पे जेपीएनआईसी कुल डीपीआर बनती है 200 करोड़ की, यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनती है 200 करोड़ की। 800 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। ये इनका डेवलपमेंट का मॉडल है। गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट कुल 300 करोड़ रुपए की परियोजना, खर्च हो गए 1400 करोड़ और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट तय किए लेकिन लैंड नहीं लिए, टेंडर अवार्ड हो गए, ये इल्लीगल है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास 80% लैंड नहीं आ जाती तब तक आप टेंडर की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहां पे इल्लीगल तरीके से किए गए। और किस रूप में इसको बढ़ाया गया? टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने पर जो प्रोजेक्ट बना, जो डीपीआर उनकी बनी, वह 15,200 करोड़ रुपए की बनी। 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर, 110 मीटर चौड़ा बनना था एक्सप्रेसवे को, 390 किलोमीटर लंबा बनना था। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की, बीजेपी नेतृत्व की सरकार बनी, मैंने मई में इसका रिव्यू किया, क्या प्रोग्रेस है। मार्च में हम लोग सरकार बनाए थे, मई के अंदर मैंने पूछा, मैंने कहा भी प्रोग्रेस क्या है? बताया गया सब 0। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी सरकार ने प्रारंभ किया हो बंद नहीं होना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। अगर प्रदेश के विकास में है तो हमें पार्टी लाइन से और उससे ऊपर उठ करके सोचना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा प्रोग्रेस 0 है तो मैंने इसकी जांच, मैंने कहा भी क्यों नहीं काम हो रहा है। मुझे बताया गया कि साहब लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा लैंड नहीं है तो फिर ये टेंडर कैसे हो गए? इल्लीगल। हमने उसको कैंसिल करवाया। लैंड के अलाइनमेंट के थोड़ा चेंज करते हुए हम लोगों ने कहा कि भाई लैंड एक्वायर किया जाए। लैंड एक्वायर किया गया। हमने कहा 110 मीटर के बजाय 120 मीटर चौड़ा इसको करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बुलेट ट्रेन के तर्ज पर अगर हम दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के लिए भी कुछ लैंड की व्यवस्था इसके साथ कर सकेंगे तो बेहतर होगा। और हम लोगों ने इसलिए 120 मीटर चौड़ा उसको रखा। हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष हमें लगे, यानी 17 से 1.5 साल के आसपास लगे हम लोगों को लैंड एक्वायर करने में, लैंड खरीदने में। हम लोगों ने जब 19 में इसका टेंडर किया पहले, तो ठीक 15,200 करोड़ ही आया, तो मुझे शक हुआ। मैंने कभी कितने का टेंडर कुल आया है? कहा साहब 15,200 करोड़ का। मैंने कहा पहले, कहा 15,200 करोड़। तो मैंने कहा 15,200 करोड़, 15,200 करोड़ क्या मतलब है इसका?
और मैंने कहा ये सभी वही पार्टियां आई हैं जो पहले थी। उन्होंने कहा सर, मैंने कहा इसको निरस्त करो और मुझे बताओ कि पहले बताओ कि क्या ये टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई गई? कहा सर। मैंने कहा इसको अलग अलग एक साथ अलग अलग मंगाई गई तो गलत है, एक साथ मंगाओ, रिलैक्स करो। इस बार जब टेंडर होता है एक साथ, जब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगाई जाती है तो टेंडर कुल हुआ, देखिए 110 मीटर चौड़ा उस एक्सप्रेस वे पर समाजवादी पार्टी 3 वर्ष पहले जो पैसा खर्च करना चाहती थी वो खर्च करना चाहती थी 15,200 करोड़, और उससे 10 मीटर चौड़ा और बनाने के बाद सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जब उसी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया तो वह बना है 11,800 करोड़ रुपए में, वही एक्सप्रेस वे। यानी ये प्रदेश सरकार के संसाधनों पर डकैती नहीं तो क्या है, और ये इनका विकास का मॉडल था। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी जेपी और लोहिया के सपनों पर पूरी तरह कुठाराघात की है। इनके द्वारा जो जेपी और लोहिया का संकल्प था संपत्ति और संतति से दूर रहने के, इन्होंने ठीक उसके विपरीत आचरण किया। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? ये पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है ये। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। इन्होंने वही सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उस कालखंड में, अपनी सरकार के कालखंड में अव्यवस्था अराजकता फैलाई, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। यूपी की बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। व्यापारी और उद्यमियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। जो मैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े उद्यमी की चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, साहब आज मुझे लगता है कि हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज विकास को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे सवेरा दिखाई देता है। लेकिन यह अराजकता समाजवादी पार्टी ने 2006 से जो प्रारंभ किया वो आज भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जल थल नभ यूपी के अंदर आज देखने को मिलती है। आज आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे का जो संजाल यूपी के अंदर है, पहले 1.5 एक्सप्रेस वे, आज उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे पे उत्तर प्रदेश का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, और अभी तो देश की पहली, यानी देश उत्तर भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेम यूनिट का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं, और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। यानी अब यूपी उस पहचान को किस रूप में आगे बढ़ा रहा है। याद करिए ना, 17 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय होती थी, कितना समय लगता था? 3 घंटे। आज 12 लेन 5 से 6 घंटे लगते थे। जाम नदी बन चुकी थी, और उसमें भी सुरक्षा नहीं। राह चलते हुए कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए गया और उस शिखंजी की किसी दुकान में बैठा, पता लगा गाड़ी गायब हो गई। बैल गाड़ी गई या कोई भैंसा गाड़ी गई तो पता लगा कि वो पीछे वाला ही बच जाता था, बाकी भैंस या बैल गायब हो जाता था, भैंसा या गायब हो जाता था। ये तो इनकी पहचान थी उस समय की। लेकिन आज यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है और हर व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ा है। अब यूपी के अंदर 12 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच
और ये दूरी मात्र 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। रैपिड रेल बनने के बाद यह दूरी मात्र 45 मिनट में आपको देखने को मिल सकती है। अब यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन नेटवर्क है, यानी 7 क्रियाशील हो चुके हैं, 5 हमारे निर्माणाधीन हैं और 10 पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। दोनों डबल इंजन की सरकारें इसमें कार्य कर रही हैं। मेट्रो 6 पे हमारी चल रही है और एक मेट्रो का संचालन आपके मेरठ में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये 22 फरवरी को होने जा रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देखने को मिलता है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में आज ये है। लॉजिस्टिक का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के यूपी उभरा है, जिसमें देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य इसी रूट पर रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में टर्मिनल एवं फ्रेट विलेज की को भी यहां पे विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रदेश इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी जब हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित हो पाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है। प्रदेश के अंदर 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार है और इसी महीने हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देश का पहला MRO यह भी अब प्रदेश के अंदर स्थापित होने जा रहा है और इसको लेकर के भी, जिसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर यह कार्य अब यूपी के अंदर भी होगा, जो पहले नहीं होता था, और यह भी यूपी आज उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आज प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा में आज स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है। अटल आवासीय विद्यालय निराश्रित यानी श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल की सुविधा हो, या आज वहां पर देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश के अंदर CM कंपोजिट विद्यालय हर जनपद स्तर पर अभी 2-2 स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसकी नेटवर्किंग को न्याय पंचायत स्तर तक फैला करके हम प्री प्राइमरी से लेकर के और 10-12वीं तक के बच्चों को एक कैंपस में पढ़ने की और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, यह इस कार्य के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक शिक्षा और मैं जितने भी हमारे एडेड कॉलेजेस थे, जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, इनमें भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है और इनको भी हमने पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 ITI और अन्य कार्यों को भी हम लोगों ने मॉडर्न जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, AI, ड्रोन, रोबोटिक, इन सभी में आज प्रदेश ने कार्य प्रारंभ किया है। अब हमारे पास राजकीय क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी लगभग 75 विश्वविद्यालय वर्तमान में राज्य के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरे हैं और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सभी सेक्टर हैं जिन पे प्रदेश को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, ये तब होता है जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर या देश के अंदर काम करते, तब परिणाम आते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होता है। हर तबके का व्यक्ति, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, क्या किसान हो, क्या हस्तशिल्पी हो, हर एक के मन में एक विश्वास, और वो विश्वास आज यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है हर एक सेक्टर में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, गरीब को सम्मान है, किसान खुशहाल है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है,
युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर है। हर गांव में बिजली है, हर हृदय में गर्व है और मैं कह सकता हूं कि यूपी आज फिर से राम राज्य की आधार भूमि के रूप में अपने आप को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश विस्तार के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान को बनाया है। हमारा लक्ष्य है 2029-30 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना और उस दिशा में हम लोगों ने अपना बजट भी सदन में प्रस्तुत किया है। बजट के बारे में समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं बोल पाई क्योंकि बोलने उनके लिए अच्छा करने के लिए समय नहीं है। अच्छा किया नहीं तो अच्छा बोल भी नहीं सकते, तो उनके पास समय नहीं है, ना बोलना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है और इस दिशा में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं और मैं खासतौर पर इस बारे में कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव इन लोगों का रहता है, ये मैं देख करके भौचक रहता हूं। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान और उनके उसको एक तो जातीय संघर्षों को बढ़ावा देना, आपस में लड़ाना, जैसा कि इन्होंने अपने एजेंडे का एक हिस्सा बना दिया है। समाज में जातीय दुश्मन करना, आपस में लड़ाना, आस्था का अपमान करना, गुंडागिर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना, ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ ही अब संवैधानिक जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर भी ये प्रहार करने में नहीं चूकते। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में प्रदेश में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होता है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी करता है, सरकारें नहीं बल्कि तंत्र उसमें उसका अनुपालन करता है। ये सरकार का पार्ट नहीं होता। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर की कार्रवाई में ईएसडी में एब्सेंट, डेथ एंड शिफ्टिंग 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए। फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है तो इन सबको लेकर। फॉर्म 6 हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं यहां का मतदाता हूं। कोई नया मतदाता है, फॉर्म 6 भरेगा। फॉर्म 7 किसी को नाम कटवाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके लिए अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और ये आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना है, उनका मजाक है, उनका अपमान है। और मुझे लगता है कि अगर हम भारत के संविधान की शपथ खाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। उनको हम पूरा सम्मान दें, हर प्रकार से आदर का भाव उनके प्रति रखें। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि अपने अनुरूप हम संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा करें
और उनको गढ़ने का काम करें, ये कतई और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, क्योंकि यहां पे विधान परिषद में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के नाते उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहां पर या विधानसभा में समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करिए। महापुरुषों का अपमान करने की जो प्रवृत्ति है संविधान पर उंगली उठा करके, इसको करिए। अन्यथा मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह होगा कि कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जो समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करता हो। उत्तर प्रदेश की इस नई पहचान जिसके प्रति देश और दुनिया आकर्षित हो रही है, इस पहचान को संकट में मत डालिए। प्रदेश को आज अपनी इस विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ने के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इसके प्रति आपको भी सम्मानित करेगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आज जो इस उच्च सदन में प्रदेश के 2026-27 के लिए आदरणीय हमारी राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण के माध्यम से संवेद सदन को जो संबोधन दिया है, उसके प्रति हम सभी मिलकर के आभार व्यक्त करें, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने आकर के संवेद सदन को संबोधित करके सरकार की योजनाओं के बारे में और सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से अवगत कराने का प्रयास किया है। मैं इस शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पूरे सदन से, उच्च सदन से अनुरोध करूंगा कि वह महामहिम राज्यपाल जी के प्रति वह भी सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करते हुए इस सदन से इसे सर्वानुमति से पास करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। सभापति जी, आपको मैं बोलने के लिए अवसर देने के लिए धन्यवाद। अब प्रश्न यह है कि श्री लाल बिहारी यादव नेता नारी शक्ति का भी समाजवादी एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। महोदय, राज्यपाल जी ने अपना जो अभिभाषण संवेद सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के भी है जो पिछले 8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। यह यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है।